नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। शंकराचार्य को लेकर के जो विवाद चल रहा है वो अब धर्म की नगरी से आगे बढ़ करके राजनीति की नगरी में प्रवेश कर गया है और ऐसा प्रवेश किया है कि योगी सरकार में साफ साफ दो फाड़ हो गए हैं। योगी बनाम केशव हो गया है, खुलकर हो गया है, डंके की चोट पर हो गया है, सबको दिखने लगा है। और हम इसलिए कह रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइमिंग ये है कि बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो चुका है और यूपी में बड़े परिवर्तन की बात कही जा रही है और उसी समय ये योगी बनाम केशव खुल करके हो गया है शंकराचार्य के बहाने। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत दिनों से खामोशी थी। केशव मौर्य एक लंबे वक्त से कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि पहले उनके बयान आते रहते थे। उनकी नाखुशी, उनका असंतोष, उनकी नाराजगी वो छिपाते नहीं थे। चाहे नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा हो या फिर संगठन बनाम सरकार का मुद्दा हो या नजूल की जमीन का मुद्दा हो, केशव कभी रुके नहीं, कभी चूके नहीं। डंके की चोट पर अपनी नाराजगी जताई, अपनी अप्रसन्नता जाहिर की। मगर पिछले कुछ दिनों से केशव खामोश थे। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वजह क्या है। कहने वालों ने यहां तक कहा कि केशव अभी मान गए हैं कि उनकी नियति नंबर 2 ही रहना है, इसलिए वो खामोश हो गए हैं। लेकिन जो केशव को जानते हैं और जो यूपी के राजनीतिक हालातों की अंदरूनी सच्चाई को समझते हैं, वो जानते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ एक ज्वालामुखी के फूटने से पहले की शांति थी, पहले का एक तरह का आप कह लीजिए कि सब कुछ संतुलित दिखाने की कोशिश थी, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ चल रहा था। और शंकराचार्य के मामले में अब ये खुल के सामने आ गया है। कैसे आ गया है पहले आपको ये बता देता हूं, फिर बता देता हूं कि बैकग्राउंड में हुआ क्या और क्या होने जा रहा है, लगता क्या है कि क्या होने जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि शंकराचार्य का मुद्दा इसमें योगी आदित्यनाथ के गले की फांस बना हुआ है और योगी आदित्यनाथ की पूरा सिस्टम लगातार शंकराचार्य पर एक के बाद दूसरे प्रहार करता जा रहा है। पहले उनको संगम स्नान करने से रोका गया, उनकी पालकी में धक्के मार करके पुलिसकर्मी सादी वर्दी में ले गए उनको वहां से, और उसके बाद शंकराचार्य के बटुक ब्राह्मणों को जिस निर्दयता से पीटा गया, शिखा चोटी पकड़ करके खींचा गया, तस्वीरें सारी सामने आ गई। और इतने पर संतोष नहीं हुआ, योगी आदित्यनाथ के इस सिस्टम ने उसके बाद उनके आश्रम में एक के बाद एक 2 नोटिस भेजी। सवाल उठाया कि आप शंकराचार्य हो ही नहीं, यहां तक उठाया, यहां तक चेतावनी दी कि इस संगम क्षेत्र में हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यहां दोबारा आने नहीं देंगे। यहां तक कहा कि सारी सुविधाएं छीन लेंगे जो जमीन दी है और जो आश्रम दिया है। यानी कि पूरी तरह से शंकराचार्य को इस लेवल पर उन्होंने ला करके छोड़ दिया कि सत्ता की पूरी ताकत एक तरफ और शंकराचार्य दूसरी ओर। और तो और काल नेमी तक कह दिया इशारों में। सोनीपत के कार्यक्रम में आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने इशारों में काली नेमी किसको कहा। काल नेमी आप जानते होंगे, काल नेमी एक मायावी दानव जो अपना भेष बदल लेता था, तो काल नेमी कह दिया। आप इस बात को सुनिए और फिर मैं बताऊंगा कि केशव ने क्या किया, वो भी सुनना बहुत जरूरी है। सुनिएगा योगी को। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। तो योगी ने कहा काल नेमी, और इसके बाद मैसेज एकदम क्लियर था कि अब इसके ऊपर कोई कुछ बात नहीं कह सकता है। जब योगी काल नेमी कह रहे हैं तो बीजेपी में कौन बोलेगा, कौन शंकराचार्य के समर्थन में खड़ा होगा। कई धर्माचार्य उनके समर्थन में खड़े हुए, इसमें दो राय नहीं है। अनिरुद्धाचार्य उनके समर्थन में खड़े हुए, ये एक फैक्ट है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि माफी मांगनी चाहिए प्रशासन को, संत के पैरों पर गिर के माफी मांगनी चाहिए। और यहां तक कह दिया कि रावण को भी राम ने क्षमा कर दिया था, माफी मांगे प्रशासन। ये डंके की चोट पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने बोल दिया। ये इसके पहले द्वारका की शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती भी खुलकर बोल चुके थे कि गौ हत्या सरीखा पाप है जो शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया है और बटुक ब्राह्मणों की शिखा खींच करके मारा गया है। यह सनातन का अपमान है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, गौ हत्या का पाप लगेगा, यहां तक कह दिया था। लेकिन अभी भी बात वही खाली थी कि बीजेपी की ओर से कोई नहीं बोला। और जब योगी ने कह दिया काल नेमी,
सवाल था कि अब बीजेपी की ओर से कौन बोलेगा, लेकिन नहीं, बीजेपी की ओर से आवाज आई, और किसकी आई? केशव मौर्य की आई, और टंके की चोट पे आई। ये जानते हुए आई कि योगी आदित्यनाथ कालनेमी कह चुके हैं। उसके बाद आई, योगी आदित्यनाथ सोनीपत में थे, वहां उन्होंने कालनेमी कह दिया। हालांकि वो दूसरे कार्यक्रम में गए थे, कोई प्रसंग भी नहीं था कि वो बात करें कालनेमी की, लेकिन उनको मैसेज देना था, दे दिया। और केशव ने पत्रकारों के बीच में बातें करते हुए उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला शंकराचार्य जी को कि पूज्य शंकराचार्य बोला, और अब उनके प्रति अपने संपूर्ण आदर का परिचय दिया। संपूर्ण आदर का मतलब एक और जिसे इशारों में कालनेमी कहा जा रहा, उसे केशव कह रहे हैं पूज्य शंकराचार्य। आप सुनिए केशव को, उसके बाद बताऊंगा कि इसके बाद केशव ने क्या कहा, वो और भी महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में जो हुआ क्या शंकराचार्य जी पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। तो आपने सुना किस तरह से केशव ने जवाब दिया। केशव यही नहीं रुके, इसके बाद केशव ने कुछ एजेंसी से बात की। वो बात मैं आपको ज्यों की त्यों बता दे रहा हूं। केशव ने उन एजेंसी से बात करने में क्या कहा, इसको मैंने सोशल मीडिया पर लिखा भी, आपको पढ़ा दे रहा हूं। सोशल मीडिया पर मैंने क्या लिखा है, केशव के इसी बात के हवाले से लिखा है। मैंने लिखा है कि केशव ने लिखा और कहा, केशव ने भगवान शंकराचार्य कहा, भगवान शंकराचार्य कह दिया शंकराचार्य को, एक और कालनेमी कहना और एक और भगवान शंकराचार्य कह देना। और केशव यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है, और हमारे पूज्य शंकराचार्य, हमारे भगवान शंकराचार्य वो स्नान करें। अपोजिट 360 डिग्री अपोजिट पोजीशन ले ली योगी आदित्यनाथ से। इतना खुल करके किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव ऐसा बोल देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि केशव के पास ऑप्शन नहीं था। किसी भी नेता से आप कोई सवाल करिए तो उसके पास ऑप्शन होता है कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। वो ये भी कह सकता है कि ये योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं और वो खुद भी संत समाज से आते हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो हमको उम्मीद है वो ठीक लेंगे। हजार तरीके होते हैं टालने के, लेकिन टाला नहीं। डंके की चोट पे कहा भगवान शंकराचार्य, इतना बड़ा मैसेज दे दिया। और ये हाल के दिनों में कुछ तेज हो गया है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही होने वाला है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं। फरवरी में उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ा बदलाव होगा बीजेपी में, यूपी के भीतर। और उस बदलाव के पहले क्या केशव मौर्य कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं क्या? इसके पहले सतवा बाबा का मामला आया। सतवा बाबा के मामले में भी देखा गया कि केशव मौर्य ने प्रयागराज के डीएम मनीष शर्मा को फटकार लगा दी और कहा कि सतवा बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो, काम करो, ये बोल दिया। आप सुनिएगा इस बाइट को केशव मौर्य की सुनिएगा, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके बाद क्या हुआ और केशव मौर्य ने ऐसा क्यों कहा। तो ये जो केशव मौर्य कह रहे हैं कि सतवा बाबा की रोटी चक्कर में ना पड़ो, ये इसलिए भी कह रहे थे कि सतवा बाबा योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं और प्रशासन का पूरा ध्यान सतवा बाबा की सेवा सत्कार में लगा रहता है। ऐसे आरोप लगते हैं कि अधिकारी सतवा बाबा को सत्ता का पैरेलल सेंटर समझते हुए उनके आश्रम में दस्तक देते हैं और उनके आगे नत रहते हैं, उनके इशारे पर अधिकारी। इनफैक्ट सतवा बाबा कहीं जाते हैं तो अधिकारियों का रेला उनको छोड़ने के लिए जाता है, उनको रिसीव करने के लिए आता है। इस कदर पावरफुल हैं। अपने आश्रम में डिफेंडर, पोर्शे, मर्सिडीज जैसी करोड़ों वाली गाड़ियां रख करके सतवा बाबा चर्चित हुए। तो जब केशव ने यह कहा डीएम से कि सतवा बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो, उसके बाद योगी ने क्या किया? उसके बाद योगी ने यह किया कि योगी उन्हीं सतवा बाबा के आश्रम पहुंच गए जिनको लेकर के केशव ने चेतावनी दी थी। किसको चेतावनी दी थी? डीएम को। और वहां जाकर के योगी ने कहा कि सबको सतवा बाबा के घर तो आना ही पड़ेगा, मतलब पूरी तरह से इंडोर्स किया सतवा बाबा को। तो यह भी एक कहानी दिखी किस तरह से केशव बनाम योगी, योगी बनाम केशव खुलकर। और जब केशव मौर्य ने यह कहा प्रयागराज के डीएम से कि सतवा बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ना, उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि माघ मेले में योगी आदित्यनाथ आएंगे ही आएंगे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि योगी आदित्यनाथ सतवा बाबा के आश्रम में जाएंगे ही जाएंगे, सब पता था।
उनको ये भी पता है कि सतवा बाबा के कितने ही करीबी हैं योगी और योगी के कितने करीबी हैं सतवा बाबा। इसके बाद भी उन्होंने प्रयागराज के डीएम को वो चेतावनी दे डाली कि सतवा बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो, क्लियर बोल दिया। तो एकदम क्लियर है कि केशव मौर्य लगातार मैसेज दे रहे हैं कि जितना धैर्य की सीमा थी वो हो गई, अब जो फैक्ट है जो सही लगेगा वो मैं बोलूंगा डंके की चोट पर। और केशव मौर्य का ग्राफ ध्यान दीजिए कैसे इन दिनों बढ़ रहा है, ये भी एक मॉनिटर करने वाली बात है। अभी हाल ही में बिहार के चुनाव हुए, वहां पर केशव मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बिहार बीजेपी के लिए हाई स्टेक का चुनाव था, वहां सह प्रभारी, और बीजेपी ने वहां धमाकेदार जीत दर्ज की तो श्रेय केशव मौर्य के कंधे पर भी गया। इतना ही नहीं, जब नेता का चुनाव करना था बिहार में, बीजेपी के विधानमंडलों का नेता कौन होगा, तो वहां केशव मौर्य को बनाया गया उस पर्यवेक्षक के तौर पर, मुख्य पर्यवेक्षक, और साथ में साध्वी निरंजन ज्योति को भेजा गया। अब आप सोचिए, केशव मौर्य मुख्य पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री वहां गए, केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे और वो सह पर्यवेक्षक, साध्वी निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक और केशव मौर्य मुख्य पर्यवेक्षक। ये केशव मौर्य जिस तरह से उनका प्रोफाइल बढ़ रहा है उसका ये भी एक प्रमाण था। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में रूस एक डेलीगेशन जाता है भगवान बुद्ध की अस्थियों का अवशेष लेकर के, उसको भी लीड करने के लिए केशव मौर्य को चुना जाता है। तो लगातार केशव मौर्य का प्रोफाइल बढ़ता जा रहा है और योगी आदित्यनाथ एक के बाद दूसरी मुसीबतों से, आरोपों से असंतोष थे, जातिवाद के चक्रव्यूह में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं इन सरकार पर, उस सब से घिरे हुए हैं। योगी अपने सबसे कठिन दौर में हैं और बड़ी बात यह है कि योगी का दिल्ली के साथ में कोई तारतम्य है ही नहीं। दिल्ली अगर ए कहता है तो योगी जेड करते हैं, ऐसा परसेप्शन बनता जा रहा है। तो ऐसे में अब केशव मौर्य ने जो लाइन ले ली है, जो स्टैंड ले लिया है और वो शंकराचार्य के मामले में लिया है, ये बताता है कि कुछ तो है केशव के जहन में। उनको एकदम क्लियर था कि अगर मैं इस पर बोलूंगा, अगर मैं इस पर राय दूंगा तो ये मीडिया में छा जाएगा। केशव पुराने नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं और यह भी मालूम होगा उनको कि जब मैं बोलूंगा तो योगी के कालीनेमी की तुलना होगी मेरे इस बयान, चूंकि योगी बयान दे चुके हैं सोनीपत में। इस सब के बाद भी केशव ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि दो बार दिया। पहली बार जहां मीटिंग कर रहे थे वहां जो स्थानीय रिपोर्टर थे उनके बीच में दिया, फिर वहां से निकल कर आए तो एजेंसियों ने पकड़ा उनको, एजेंसियों की मौजूदगी में वही बात दोहरा दी उन्होंने और 2 कदम आगे बढ़कर के यहां तक कह दिया कि हम अधिकारियों पर एक्शन लेंगे। यहां तक कह दिया कि वो भगवान शंकराचार्य हैं, हम जांच करेंगे इस मामले की, वो स्नान करें, यहां तक बोल दिया। और बड़ी बात यह भी है कि केशव प्रयागराज से आते हैं, ये उनके प्रयागराज में हो रहा है, ये जो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट भी केशव पर आना है। ये वैसे ही जैसे वाराणसी में जो कुछ हुआ है मणिकर्णिका घाट पर, उसका इंपैक्ट किस पर आ रहा है? उसका इंपैक्ट बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से सांसद हैं। और जहां पर यह हो रहा है वाराणसी दक्षिण, उस विधानसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के वोट बहुत कम थे, 1 लाख से भी कम हो गए थे, 97,000 पे सिमट गए थे। तो प्रधानमंत्री भी बताया जा रहा है इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं जो वहां पर घटनाएं घट रही हैं मणिकर्णिका में, वाराणसी में जो घटनाएं घट रही हैं उससे प्रधानमंत्री को भी काफी नाराजगी, जिस तरह उसको हैंडल किया गया और अब ये प्रयागराज का मामला हो गया। और अब देखिए शंकराचार्य के समर्थन जिस तरह से धर्माचार्य उभर करके सामने आ रहे हैं, यह बात कही जा रही कि दिल्ली में भी बड़े धर्माचार्य इकट्ठा हो सकते हैं और यह मामला लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लाया जा सकता है। तो एक बात यह भी है कि क्या केशव ने जो बोला है वो दिल्ली की लाइन को इंडोर्स किया है? केशव को इस बात की समझ है कि दिल्ली क्या सोचता है इस मुद्दे पर, और मैं आपको दावे से कह रहा हूं केशव ने दिल्ली की लाइन इंडोर्स कर दी है। आज दिल्ली यही चाह रहा है कि इस मामले को पटाक्षेप किया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ अलग ही लाइन चल रहे हैं और ये उनकी आदत है। आप सोचिए, सारे डीजीपी जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वो दिल्ली से चुने जाते हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग उनका प्रस्ताव भेजता है, संघ लोक सेवा आयोग वो पैनल भेजता है। इकलौता यूपी है जिसने अलग कमेटी बना रखी है। सारे विपक्षी जो राज्य कर रहे हैं वही यूपी कर रहा है, वो विपक्षी राज्यों की कैटेगरी में खड़ा है। यहां कार्यवाहक डीजीपी हो रहे हैं लगातार, इसलिए क्योंकि केंद्र कोई हस्तक्षेप ना कर सके। जिनको केंद्र एक्सटेंशन नहीं देता है जिन अधिकारियों को, उन्हें यहां मलाईदार पदों से नवाजा जाता है।
चाहे वो मनोज कुमार सिंह हो पूर्व चीफ सेक्रेटरी, या फिर प्रशांत कुमार हो पूर्व डीजीपी, इन सबको एक्सटेंशन नहीं मिला और उसके बाद इनको मलाईदार पदों से नवाज दिया गया। तो इन सबको देखते हुए ये लग रहा है प्रथम दृष्टया कि केशव मौर्य दिल्ली की लाइन को फॉलो कर रहे हैं। ये सीधा सीधा योगी बनाम केशव है। ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्णायक समय है। आप ये मान लीजिए कि फरवरी का जो महीना है उसे कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बड़ा उथल पुथल का महीना है, और उसके ठीक पहले केशव स्टैंड लेते हुए, केशव योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाते हुए और इस बात का भी संकेत देते हुए कि जो कुछ भी होने जा रहा है उसमें केशव की बहुत ही अहम भूमिका हो सकती है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।